गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो ही रही होगी। बच्चों, आज हम फिर से क्लास 12th के लिए चैप्टर 6 का पार्ट 2 का एमसीक्यू लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले ऑलरेडी चैप्टर 1 का एमसीक्यू अपलोड हो चुका है, तो इस क्लास को पढ़ने के पहले इसके पहले वाले एमसीक्यू क्लास यानी कि चैप्टर 6 के पार्ट 1 को जरूर पढ़ लीजिएगा, तब थोड़ा बहुत ये अच्छे से समझ में आ पाएगा आपको। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसी से रिलेटेड आज हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड में काफी आपके लिए वैल्यूएबल है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि जब किसी मैग्नेट के हेल्प से किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करा दिया जाता है या प्रोड्यूस करा दिया जाता है तो उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो ये जो चारों डिवाइस के नाम दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, वोल्ट मीटर, जनरेटर और लास्ट वाला डिवाइस नहीं है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो मेनली कितने डिवाइस हैं? 3 डिवाइस हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, वोल्ट मीटर और जनरेटर। तो इसमें एक जनरेटर ऐसा डिवाइस होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को स्पीडली रोटेट करा करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है। ठीक है ना, तो वो किस प्रिंसिपल पर बेस होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होंगे। इसलिए हमारे ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट, 1 हेनरी इज इक्वल टू, तो बच्चों 1 हेनरी 10⁻³ मिली हेनरी के बराबर होता है। द लॉ विच गिव्स द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वह नियम जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा अथवा ध्रुवता बताता है। तो बच्चों देखिए, इसको समझे हम लोग। हालांकि इसके पहले वाले जो एमसीक्यू अपलोड हुए हैं उसमें हम लोग अच्छे से इसको समझे थे, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये कॉइल हो गया, ठीक है, सर्कुलर लूप ले लिए और इसको एक गैल्वेनोमीटर से आप कनेक्ट कर दिए। अब आप यहां पर एक मैग्नेट लेकर के आए, मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां और साउथ पोल यहां रख दें। मैग्नेट को जब काफी स्पीडली मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जब कॉइल की तरफ लेकर के आएंगे तो कॉइल में एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है जिसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट साइड में होने लग जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम किससे, लेंज के नियम से पता कर पा रहे हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन भी किसकी मदद से पता करेंगे? लेंज के नियम से ही पता कर पाएंगे। ये जो दोनों प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया दिखाई गई है कि मैग्नेट से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन पता कर पाना लेंज के नियम के द्वारा ही संभव था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इलेक्ट्रिक करंट हो या इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, दोनों का डायरेक्शन या पोलैरिटी किसकी वजह से चेक करते हैं? लेंज के नियम से चेक करते हैं। नेक्स्ट, ईडी करंट डू नॉट प्रोड्यूस, भंवर धारा उत्पन्न नहीं करता है। बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा ईडी करंट समझ लें। जैसे कि मान गए एक कॉइल ले लीजिए, इसको ऐसे मोड़ दीजिए और यहां पर ऐसे आप, ठीक है ना, यहां गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। अब आप यहां पर एक मैग्नेट रखें, यह भी लेंज का नियम ही है। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। ठीक है ना, हालांकि ईडी करंट का खोज किसने किया था? फौकॉल्ट ने किया था। अब देखिए, जब नॉर्थ पोल को इधर लाएंगे तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे करंट का डायरेक्शन। अब अगर ये जो ऐसे बना हुआ है गोल, अगर ऐसे कर दें, ठीक है ना, तो आप इस सारे तार के टर्निंग को ऐसे देख सकते हैं। तो तार का टर्निंग अगर ऐसे दिख रहा है, अगर आप इधर से देखेंगे तो करंट का टर्निंग भी ऐसे ही दिखाई देगा। उसी को ईडी करंट कहते हैं हम। तो इसमें क्या होगा कि ये सब चीज प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्पार्किंग इससे पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये जो इसके अंदर जो ईडी करंट निकल रहे हैं उसमें स्पार्क नहीं होता है, स्पार्किंग होता है ना, वो इसमें नहीं हो पाता है।
यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विथ द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। किसी कुंडली के स्वप्रेरण स्वतंत्र होते हैं। बच्चों इस ये जो ऑब्जेक्टिव अभी चल रहा है 25 क्वेश्चन, ये काफी आसान तब लगेगा जब इसका पार्ट 1 आप पढ़ लेंगे, तो काफी आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लग जाएंगे। अगर पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो बस आपको मैक्सिमम ऑप्शन ही रटना पड़ेगा, समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होने लग जाएगा आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विथ द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। किसी कुंडली के स्वप्रेरण स्वतंत्र होते हैं। स्वप्रेरण को किसी से डिनोट करते हैं? एल से डिनोट किया जाता है, पढ़े होंगे आप। एल का फॉर्मूला होता है फ्लक्स बाई आई, पहला फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया और ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। सो अच्छा, एक और फॉर्मूला पढ़े थे आप कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस डी फ्लक्स बाई डी टी, या इसको भी लिख सकते हैं चेंज इन फ्लक्स बाई चेंज इन टाइम, माइनस लिख भी सकते हैं आप। अब चेंज बाई चेंज इन टाइम, यहां फ्लक्स है ना, तो फ्लक्स के बदले में अगर यहां से फ्लक्स निकालें तो कितना हो जाएगा? एल आई हो जाएगा। इस एल आई को यहां पे रख दें, एल आई माइनस में, एल को बाहर कर दें तो माइनस एल डेल्टा आई, अब बाई कितना हो गया? डेल्टा टी हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें, यहां पर भी जो एल है ना उसको क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ये भी फॉर्मूला यूज होता है और ये भी फॉर्मूला यूज होता है। अब आप देखिए इस फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक करंट है और इसमें आपको करंट दिख ही रहा है। अच्छा, टाइम है इसमें, तो इसमें टाइम भी दिख ही रहा है। सो अच्छा, ये ईएमएफ है तो यहां भी ईएमएफ दिख ही रहा है। क्या आपको नहीं दिख रहा है? ऑप्शन सी नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेसिस्टेंस। यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 1 हेनरी इज इक्वल टू, 1 हेनरी बराबर होता है। बच्चों जो हेनरी आपको दिख रहा है यह यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, या सेल्फ इंडक्टेंस कहो या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहो, दोनों का यूनिट होता है। ओवरऑल इंडक्टेंस का यूनिट होता है। इसको कहा जाता है स्वप्रेरण हिंदी में, और इसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। ये दोनों के लिए हेनरी यूज किया जाता है। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस को किसी से डिनोट करते हैं? एल से। अब अभी जस्ट पढ़े हैं कि एल का फॉर्मूला होता है फ्लक्स बाई आई। अब फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, यानी कि लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर, और यही वेबर पर एम्पियर हेनरी के बराबर होता है, यानी कि 1 हेनरी 1 वेबर पर एम्पियर के बराबर होगा। आप देख लें कहां है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट यूज द एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट। निम्न में से कौन भंवर धारा के अनुप्रयोग में उपयोग नहीं होता है? तो बच्चों इलेक्ट्रिक हीटर में होता है, क्योंकि हीटर के वायर क्या होते हैं? कॉइल के रूप में सर्कुलर मोड़े गए रहते हैं ना। अच्छा, लेकिन एलईडी बल्ब में इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि जो ईडी करंट है उसका शेप साइज कैसा होता है? लगभग गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। और जो एलईडी लाइट में करंट जाता है वो स्फेरिकल नहीं जाता है, वो या तो स्ट्रेट जाएगा या वायर के अकॉर्डिंगली जाता है। सो तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फैराडेज लॉज आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। फैराडे का नियम किसके संरक्षण का परिणाम हो? तो बच्चों फैराडेज लॉ हो या लेंज लॉ हो, दोनों का दोनों एनर्जी पर डिपेंड होता है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। नेक्स्ट, अब पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, तो लेंज लॉ में या फैराडेज लॉ में आपका मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो वहां पर भी कंजर्वेशन है किसका? एनर्जी का, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होंगे। नेक्स्ट,
हेनरी इज द यूनिट ऑफ, अभी पढ़े हैं, हेनरी या तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है या म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट होता है, ओवरऑल इंडक्टेंस का यूनिट होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V, यानी कि कूलम्ब पर वोल्ट, और इस कूलम्ब पर वोल्ट को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, फराडे कहा जाता है। वहीं अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो आप पढ़े होंगे कि V इक्वल टू होता है IR और R इक्वल टू होता है V बाई I। V का मतलब वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब एम्पियर, तो हमारे पास हो गया वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को ओम कहा जाता है, जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो कैपेसिटेंस का यूनिट फराडे होता है और रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और हेनरी किसका यूनिट होता है, इंडक्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डायमेंशंस ऑफ एल बाई आर, यानी कि एल बाई आर के लिए विमाएं हैं, आपको निकालने हैं। एल का डायमेंशन निकाल लेना है, आर का निकाल लेना है, और दोनों को डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल का। तो एल का फॉर्मूला होता है फ्लक्स बाई आई। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए और बाई लिख दीजिए आई। अच्छा, पिछले क्लास में या फिर आप चैप्टर में पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू भी बी साइन थीटा। तो डायमेंशन के हिसाब से साइन थीटा हटा दीजिए। अगर यहां से बी निकालें तो लिख सकते हैं एफ बाई क्यू भी। अब उस बी का वैल्यू यहां रखिए, तो एफ बाई क्यू भी, और ऊपर है एरिया और नीचे है इलेक्ट्रिक करंट आई। अब फोर्स को रहने दीजिए, क्यू को आप लिख सकते हैं आई इंटू टी, नीचे वेलोसिटी रहने दीजिए, ऊपर एरिया है और फिर नीचे इलेक्ट्रिक करंट आई है। अब फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे कितना है, ये टाइम है ना, ये फोर्स तो हो गया, अब क्या बच गया, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, उसके बाद टाइम है तो टाइम का सेकेंड, उसके बाद वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। इतना हो गया। अब यहां एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर और बाई इलेक्ट्रिक करंट आई यानी कि एम्पियर कटा लेते हैं, देखते हैं कौन कटने वाला है। तो आप देख सकते हैं सेकंड से सेकंड खत्म, और कुछ कटेगा, मीटर से मीटर खत्म, तो हमारे पास बच गया केजी मीटर स्क्वायर अब बाई सेकेंड स्क्वायर ए स्क्वायर, यह एल के लिए आ गया। अब चलते हैं हम किसके लिए, आर के लिए, ठीक है ना। अब आर के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, देखिए बुआ, हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है आई आर और R इज इक्वल टू होता है V बाई आई। V को आप लिख सकते हैं W बाई क्यू, और नीचे कितना है, I है। W को आप लिख सकते हैं F इंटू एस और नीचे Q इंटू आई है। अब सबका यूनिट रखते हैं। फोर्स का अभी जस्ट रखे थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर कितना है, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर का गुना मीटर। अच्छा, अब नीचे देखते हैं Q, तो अभी हम देखिए आप Q के बदले में क्या लिखे थे, IT लिखे थे ना, Q के बदले में IT, तो I का एम्पियर और T यानी कि टाइम का सेकेंड, Q हो गया, और यहां क्या है, I है ना, तो I का तो एम्पियर हो जाएगा। अब इसको कोई कटने वाला नहीं है, तो केजी मीटर 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 स्क्वायर अब बाई सेकेंड स्क्वायर सेकेंड, सेकेंड का पावर 3 और एम्पियर 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 स्क्वायर। अब आपको क्या करने हैं, इसमें आपको क्या निकालना है, एल बाई आर, एल बाई आर निकालना है, तो वैल्यू पुट करते हैं। अब एल का वैल्यू यहां पे है केजी मीटर स्क्वायर अब बाई सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर, अब बाई आर का यहां है केजी मीटर स्क्वायर अब बाई सेकेंड का पावर 3 और एम्पियर का स्क्वायर। अब कटा लेते हैं, कौन कौन कटने वाला है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, केजी से केजी, एम्पियर स्क्वायर, सेकेंड 3 ऊपर चला गया तो सेकेंड का पावर 3 और बच गया नीचे सेकेंड का स्क्वायर, ये कट गया, 3 में से 2 गया, एक सिर्फ सेकेंड बच गया। और सेकेंड का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है ना, यानी कि ओवरऑल डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 और t का पावर 1। अब आप मिला लें, कहां पे ऑप्शन है m0 l0 t का पावर 1,
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, इसमें इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे गए क्वेश्चन है, सो इसलिए ध्यान में रखिएगा इसको, बिहार बोर्ड में इसको पूछा जा चुका है। सो नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बच्चों हम बताएं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, सबका यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो इसका यूनिट हेनरी भी होगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी होगा, वेबर पर एम्पियर भी होगा, यानी कि ओवरऑल ऑप्शन डी सही होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अ मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स अ कॉइल क्विकली एंड स्लोली देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। एक चुंबक को कुंडली की तरफ तेजी से और धीरे धीरे लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो बच्चों फर्स्ट केस में तेजी से लाया जा रहा है क्विकली, और सेकंड केस में स्लोली यानी कि धीरे धीरे लाया जा रहा है। तो जब आप कॉइल के नजदीक काफी तेजी से लेकर के आएंगे तो ईएमएफ जो होगा वो ज्यादा बनेगा, यानी कि पहले केस में ज्यादा बना तो लार्जर इन वन, अब पहले केस में ज्यादा बनेगा तो दूसरे केस में निश्चित रूप से कम बनेगा, यानी कि दूसरे केस में कम बनेंगे, यानी कि ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, लेंज लॉ एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन। लेंज का नियम किसके बीच के संबंध को बताता है? तो बच्चों लेंज का नियम तो याद हो गया होगा कि जब आप किसी कॉइल के नजदीक किसी मैग्नेट को लेकर के आते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो मैग्नेट को नजदीक लाने पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आने लग जाता है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आई प्रोड्यूस होता है और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यानी कि लेंज लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के बीच के रिलेशन को बताता है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमएफ के बीच के रिलेशन को बताता है। अब आप देख लें, करंट और मैग्नेटिक फील्ड ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होगा करंट एंड ईएमएफ, करंट एंड ईएमएफ ना, ऑल ऑफ द अबव नहीं, ठीक है ना। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट, वोल्टेज इज इंड्यूस्ड वेयर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कंडक्टर एंड। प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए निम्न में से किसके साथ सुचालक का अपेक्षिक गति होना चाहिए? तो बच्चों एक इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉइल चाहिए और साथ में एक मैग्नेट चाहिए, मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज इज इंड्यूस्ड वेयर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कंडक्टर एंड। प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए निम्न में से किसके साथ सुचालक का अपेक्षिक गति होना चाहिए? तो बच्चों अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि इसको कंडक्टर मान लीजिए और ये मैग्नेट मान लीजिए, तो या तो कंडक्टर के आसपास मैग्नेट को मूव कराइए या मैग्नेट के आसपास कंडक्टर को मूव कराइए, दोनों केस में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होते हैं, और जहां इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा वहां ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए या तो कंडक्टर को आप मोशन दीजिए या फिर मैग्नेट को मोशन दीजिए, यानी कि मैग्नेट और कंडक्टर में किसी एक का मोशन में रहना जरूरी है एक दूसरे के कंपैरिजन में। यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा कंडक्टर एंड अनदर कंडक्टर, नहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा, यह भी नहीं होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। नेक्स्ट,
when the north pole of a magnet is moved away from a coil, then the direction of current induced in a coil is, जब एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा होती है। देखिए बाबू, ये हो गया कॉइल हो गया और यहां आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का साउथ पोल। एक और फिगर बनाते हैं, ये हो गया कॉइल, इसको आपने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। यहां पर आपने मैग्नेट रखा, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। तब बच्चों जब नॉर्थ पोल को कॉइल के नजदीक लाएंगे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है और गैल्वेनोमीटर राइट साइड में डिफ्लेक्ट होता है। वहीं जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड होगा। तो इसमें क्या करे, दूर ले जाने वाला यानी कि ये वाला प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द ईडी करंट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, किस नियम का प्रयोग करके धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो बच्चों लेंज लॉ, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेंज लॉ के थ्रू। नेक्स्ट, लेंज लॉ इज रिलेटेड टू, लेंज का नियम संबंधित होता है। तो बच्चों लेंज का नियम हो या फैराडे का नियम हो, दोनों एनर्जी से रिलेटेड होता है। सो नेक्स्ट, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर इज, किसी प्रेरक में संचित चुंबकीय ऊर्जा होती है। अब देखिए बाबू, इंडक्टर क्या होता है, जैसे आप कॉइल को ऐसे मोड़ दें, ठीक है ना, कॉइल को आपने मोड़ दिया, तो इसमें अगर आप करंट पास कराएंगे तो भी ये मैग्नेट की तरह ट्रीट करेगा, या फिर इसके बगल में एक मैग्नेट को इसके नजदीक या दूर ले जाएंगे तो भी करंट प्रोड्यूस होगा। तो एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर एनर्जी मैग्नेट की वजह से स्टोर होता है उसी को हम इंडक्टर कहते हैं, यानी कि प्रेरक कहा जाता है। तो इंडक्टर ही वो डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है और इसका एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 LI²। I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और L का मतलब होगा सेल्फ इंडक्टेंस, और L का फॉर्मूला क्या होता है पढ़ोगे, फ्लक्स बाई क्या होता है, I होता है ना, फ्लक्स बाई I होता है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इट्स, यानी कि प्रेरक ऊर्जा को संचित कर सकता है अपने। अब देखिए ये जो प्रेरक है ना, इसके आसपास जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसी में इस एनर्जी को स्टोर कर सकता है, यानी कि स्टोर कहां करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। नेक्स्ट, 3 प्योर इंडक्टर ईच ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन नेट इंडक्टेंस इज, 3 शुद्ध प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए बाबू कैसे, जैसे कि एक इंडक्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं, दूसरा इंडक्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है और तीसरा इंडक्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, और ये अपने बैटरी से या किसी अदर चीज से सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। यहां पर अब देखिए इसका इंडक्टेंस L, इसका L और इसका L मान लिया गया, सीरीज में है ना, तो सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए L सीरीज निकालने के लिए L1 प्लस L2 प्लस L3, इसमें जितना हो, तो L1 का वैल्यू L है, L और L सबके सब L हैं, तो 3L हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। सो नेक्स्ट, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज मेजरमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू, स्वप्रेरक किसी कुंडली का एक माप होता है जो बराबर होता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के। देखिए बाबू, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को ही सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस को ही इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहा जाता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का मेजरमेंट क्या देगा, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया देगा। नेक्स्ट, द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज, चालक की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल को कहा जाता है।
बच्चों, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उसे घुमाया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है उसे मोशनल ईएमएफ कहा जाता है। गति की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसको मोशनल ईएमएफ कहेंगे, यानी कि गतिक विद्युत वाहक बल कहेंगे। नेक्स्ट, इफ अ कॉइल एंड अ मैग्नेट मूव विथ द सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, देन अगर एक कुंडली तथा चुंबक समान वेग से एक ही दिशा में गतिमान हो, हम बोले थे कि इलेक्ट्रिक करंट हो या इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, इसको जनरेट करने के लिए कॉइल या मैग्नेट का एक दूसरे के कंपेयर में मोशन में रहना जरूरी है। अगर कॉइल को भी इधर और मैग्नेट को भी इधर सेम स्पीड के साथ चलाएं, जैसे कि मान गए एक बाइक ऐसे चल रही है, दूसरा बाइक ऐसे चल रहा है, दोनों बाइक पर एक एक आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब दोनों का स्पीड सेम है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के कंपेयर में रेस्ट में हैं। बाकी अगल बगल के लोगों के कंपेयर में आप मोशन में हैं, लेकिन एक दूसरे के कंपेयर में रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का वेलोसिटी भी सेम है। तो जब दोनों का डायरेक्शन और वेलोसिटी सेम हो तो एक दूसरे के कंपेयर में क्या हो जाएंगे? रेस्ट में हो जाएंगे, और रेस्ट में हो जाएंगे तो नो करंट, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग युग्मन गुणांक होगा। तो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर ए होगा। एम का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम का मतलब हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, L1 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस, और L2 का मतलब हो जाएगा सेकंड सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे मान के कॉइल है, ऐसे टर्न किया आपने, फिर एक कॉइल को ऐसे आपने टर्न किया, या इसको ऐसे समझो, ऐसे बेहतर तरीके से, जैसे कि एक कॉइल है, आपने इसको टर्न किया, ऐसे रख दिया, इसमें आपने इसको बैटरी से जोड़ दिया। अब आप इसके बगल में एक दूसरा कॉइल रख दीजिए और इसको आप बैटरी से मत जोड़िए, इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ दीजिए। जब आप इसमें करंट प्रोड्यूस करेंगे तो ये कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने लग जाएगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ पार्ट दूसरे कॉइल में भी इंसर्ट होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक की वजह से दूसरे में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। और एक ही जिस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट बैटरी को के द्वारा दे करके और उसमें खुद ब खुद इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराया जाता हो, उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। तो इसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस होगा, इसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस होगा, इसको L2 कीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो ये हो गया L1 L2, अब दोनों मिलकर के क्या बना दिया? म्यूचुअल इंडक्टेंस बना दिया। और M1 L1 और L2 के बीच का जो कांस्टेंट होगा उसको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहेंगे हम, ठीक। कपलिंग यानी कि एक दूसरे को एड अप कर देना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, वैल्यू ऑफ K लाइज बिटवीन, इसमें जो ये K है इसका वैल्यू 0 से 1 के बराबर होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बच्चों रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।